हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना कॉमर्स टीचर संजय कुमार और इस समय हम बिजनेस के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। और इसके अंदर जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं। अब मैं आ चुका हूं लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर और आप सब भी लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आज को मैं आपको समझाऊंगा। तो जिससे कि हमने टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यही कहता है कि प्रिंसिपल जो है, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है गिवन बाय टेलर है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो जो हमने पहले पढ़ा हुआ था उन्हीं बातों को मैं दोबारा से समझाऊंगा आपको अच्छे से। और एक बार आप भी देखिए क्वेश्चंस को। जैसे कि सबसे पहले कहता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कौन से टेलर के द्वारा दिए गए थे? आपको पता है सिर्फ 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए गए थे, रूल्स प्रिंसिपल बताए गए थे टेलर के द्वारा, और बाकी उसकी टेक्निक्स थी कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं क्या बताया गया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाइज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन एंड डिवाइजिंग द बेस्ट वेज ऑफ द डूइंग इट। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बताता है कि किसी भी काम को कैसे किया जाए और उस काम को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा उसको जाना जाए। साइंटिफिक मैनेजमेंट यही बताता है। और इस टर्म को जो किसने दिया था, फ्रेडरिक टेलर ने दिया था, जिनका फुल नेम क्या है, फ्रेडरिक टेलर बोलते हैं। ठीक है, 1856 से लेकर 1915 के बीच में इनका लाइफ टाइम था और 1911 में इनकी बुक्स छपी थी जिसमें प्रिंट हुआ था ये। क्रेडिट सजेस्ट दैट वर्क शुड बी डन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स। इन्होंने क्या बताया कि जो भी काम है किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज टेक्निक, जो भी हमारी टेक्निक्स है, एंड टूल्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सनल सो एज टू इम्प्रूव द क्वांटिटी एज वेल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सेम टाइम रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी रूल्स भी यही चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर दें उनकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है क्वालिटी से, क्वालिटी भी उनकी कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, और उसके साथ साथ में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठाया जाए। उस काम को इस तरीके से किया जाए कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए सूटेबल है उसी को वही काम दिया जाए। ठीक है, और जो काम है कैसे ख़त्म किया जाए, इफेक्टिवनेस के साथ, एफिशिएंसी के साथ। इफेक्टिवनेस का मैंने आपको पहले टॉपिक समझाया था, अलग से टॉपिक ही था वो। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता था कि किसी भी काम को, दिए हुए काम को टाइम पीरियड पे कंप्लीट करना, और एफिशिएंसी का मतलब होता था कि किसी भी काम को मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करना और टाइम पे कंप्लीट करना। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दोनों ही चीज़ें फॉलो की जाएंगी तभी मैनेजमेंट को हम सक्सेसफुल कह सकते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है वो कौन सा है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है इस पर गौर ना कीजिएगा। सबसे पहला जो सीरियल नंबर है वो क्या कहता है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो जो सबसे पहले बताया टेलर जी ने वो क्या बताया कि जो कोई भी साइंस अप्लीकेबल करते हो उसको एज इट इज़ ही अप्लाई मत कर लो। आप किसके अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे। जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करो। ऐसा मत करो कि गलतियां करो और सीखो। अपनी गलतियों से अगर आप सीखोगे तो आपका पूरा समय तो इसी में निकल जाएगा कि आप गलतियां करते रहो और सीखोगे। हमको ये तरीका अपनाना है कि दूसरों की गलतियों से सीखना है, ना कि अपनी गलतियों से सीखना है। तो इसको एक बार पढ़ भी लेते बेटा। कह रहे बिफोर टेलर डेवलप्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो टेलर ने बनाने से पहले क्या था, रूल ऑफ थंब साइंस वॉज वाइडली यूज एज कॉन्सेप्ट। पहले रूल ऑफ थंब इसको यूज़ किया जाता था कि जो रूल्स बन गए उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया जाए, उसमें कोई भी चेंजेस ना किया जाए। तो उस कंडीशन में क्या होती थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी वो ट्रायल एंड एरर मेथड थी। ट्रायल और एरर मेथड क्या बताती है कि आप गलतियाँ करोगे और सीखोगे। तो मैंने आपको बताया कि गलती करके और सीखने का तो इतना समय है नहीं आपके पास। इसके बाद क्या है, टेलर बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन बेस्ट मेथड। टेलर क्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही मेथड होता है किसी भी काम को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ करने का। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके नहीं हो सकते। किसी काम को करने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका होगा एक ही तरीका होगा। तो उस तरीके को ऑप्ट करना है। वो तरीका कौन सा, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे कहते हैं दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी के द्वारा निकाला जा सकता है। इसके बाद में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ रूल ऑफ थंब। तो ये जो रूल ऑफ साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब जो आया, किसकी जगह आया, वो रूल ऑफ थंब की जगह इसको रिप्लेस करता हुआ है, इसका सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग आपको कैसे अप्लाई करना है प्रोडक्टिविटी के अंदर।
जैसी सिचुएशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको रूल्स अप्लाई करना है, बिल्कुल एज इट इज़ रूल्स अप्लाई नहीं कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपको ह्यूमन एनर्जी होगी उसका फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। दिस कैन रिजल्ट इन ट्रीमेंडस सेविंग ह्यूमन एनर्जी। ह्यूमन एनर्जी क्या है, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका काम क्या हुआ, व्यर्थ नहीं जाएगा, वो यूजफुल होगा। और जो वेस्टेज होगा, वेस्टेज किसका होता है, आप जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने कोई गलत चीज़ प्रोडक्शन कर दी, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वेस्टेज हो जाएगा। तो उस टाइम से उस तरीके से वेस्टेज होने से दो चीज़ों का नुकसान है, तो जो प्रोडक्ट नुकसान हुआ वो, और दूसरा जो टाइम का नुकसान हुआ वो भी नुकसान हुआ। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों की वेस्टेज को आप रोक पाओगे। तो सबसे पहले रूल को हमने अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या है कि हम लोगों को मिल के काम करना है, ना कि लड़ाई झगड़े करते हुए। तो सबसे पहला दूसरा जो रूल क्या बताता है, ये कहता है कि फैक्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, उनके बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे की मजबूरी को, एक दूसरे की टारगेट को, एक दूसरे के अचीवमेंट को समझ सके और एक दूसरे के साथ अपोजिट ना होकर एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम करें। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइड दैट मैनेजर्स सर्व्ड एज ए लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स। अब जैसे मैनेजमेंट का जो काम कर रहे हैं वो लोग किसके तरीके काम करते हैं, एक चाबी की तरह काम करते हैं, जो कि मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट देते हैं और वर्कर से भी काम लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बीच का काम करते हैं। तो कह रहे हैं मैनेजर को कैसा होना चाहिए, मैनेजर को क्या करना चाहिए कि इस तरीके से रूल्स अप्लाई किए जाए जिससे मैनेजमेंट को भी फायदा हो और वर्कर्स को भी फायदा हो। कह रहे सीन्स एज मैनेजर दे हैड टू मैंडेट टू गेट वर्क डन। मैनेजर का सबसे पहला काम किया कि जो भी काम उनको असाइन किया जाए वो उनको कंप्लीट कराने पड़ेंगे। किससे काम कंप्लीट कराने पड़ेंगे, वर्कर से कंप्लीट करवाएंगे। तो कह रहा है इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्रिशिएट दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए काइंड, ठीक है। अब हमेशा आपको पता है किसी भी काम को अगर आप जो कर रहे हैं तो वहाँ पे जो होता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो भी लोग मजदूर काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनके बीच में क्या हो सकता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि वो ज़्यादा सुपीरियर है, कई लोग सोचते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, इस वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो तो मैनेजर वर्सेस वर्कर के क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज। इस केस में क्या होना चाहिए, उन दोनों के बीच में संयमता का बर्ताव होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो टेलर ने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने सबसे पहले इसी के बारे में बताया। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है वो बिजनेस के अंदर नहीं आने चाहिए, फैक्ट्रीज के अंदर नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होगा, वर्कर काम नहीं करेगी, वर्कर काम नहीं करे तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डाउन होगी तो मैनेजमेंट को इससे नुकसान होगा, कंपनी को नुकसान होगा। और मैनेजमेंट अगर नाराज होएगा तो जितने वर्कर्स हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी, है ना, दोनों के लिए अपोजिशन है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में संयम का बर्ताव होना चाहिए, दूसरे की हेल्पफुल होने चाहिए, ना कि एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्ड नन वर्कर, ना ही ऐसी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है ना ही वर्कर के लिए फायदेमंद है, ना ही मैनेजर के लिए फायदेमंद है, और ना ही फैक्ट्री ऑनर के लिए फायदेमंद है। तो क्या कहते हैं कि he emphasizes that there should be complete harmony between the management। तो हमेशा जो इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल होने चाहिए, अच्छे तालमेल होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरा देख लेते हैं, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन का मतलब क्या है कि आपको जो काम करना है एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है। ये नहीं सोचना है कि जो मेरे को काम करना है वो अकेले काम करना है, मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही उस काम को कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो सबसे पहला रूल होता है, ये जो रूल है ये क्या बताता है, यही बताता है कि आपको हमेशा मिलजुल के काम करना है, ना कि अलग अलग रह के काम करना है। तो क्या कहता है, ये जो कोऑपरेशन और नॉट इंडिविजुअलिज्म का जो रूल है, ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन पार्ट है, उसी को थोड़ा सा और बढ़ा के इन्होंने बताया हुआ और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस कोऑपरेशन अमंग द मैनेजर, कोऑपरेशन अमंग द मैनेजर। इसके बाद में कहता है द प्रिंसिपल वाज एलोंगेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। और ये प्रिंसिपल किसके लिए बनाया गया था, उसी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन पार्ट है, एलोंगेशन पार्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट द वर्कर एंड मैनेजर शुड वर्क विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। फॉर दिस मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय एम्प्लॉइज। जो मैनेजमेंट होता है, अब उसको कैसे काम करना है कि जो भी एम्प्लॉय सजेशन देते हैं
उसके प्रति भी सजग रहे, उसके प्रति भी यानी कि एक्टिव रहे। कोई भी सजेशन दिया, वर्कर्स कहते हैं कि इस काम को इस तरीके से ना करके इस तरीके से किया जाए, तो उसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। और लगता है कि हाँ सचमुच जो सजेशन दिया गया है बिल्कुल सही है, तो उसके बदले में उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट। इससे क्या होगा, जो आपका काम है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी में कम समय लगेगा, तो आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी। इसके साथ क्या है, दे शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इफ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन। और मैनेजमेंट का कोई अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है तो वर्कर्स की सजेशंस को भी लेना जरूरी समझा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर भी जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का है उसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन करके बताया गया है, और इसके अंदर भी दोनों के बीच में रिश्ते के अच्छे रिश्ते होने के बारे में ही समझाया गया है। इसके बाद में पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, उनका लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, उनकी वेजेस टाइम से बढ़नी चाहिए, उनकी सैलरीज टाइम से बढ़नी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, और मैनेजमेंट का और कंपनी का क्या बेनिफिट होना चाहिए, मैनेजमेंट और कंपनी का बेनिफिट होना चाहिए, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़नी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनके कस्टमर बढ़ने चाहिए। तो पर्सनल डेवलपमेंट ना ही सिर्फ वर्कर्स का ना होकर पूरी कंपनी का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, और सबका इंडिविजुअल, उनका हर किसी का इंडिविजुअल बेस पे भी होना चाहिए। अब कह रहा है सबसे पहले एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स वर्कर अलोंग विद द कंपनीज ग्रोथ। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। किसके साथ साथ में, कंपनी की ग्रोथ के साथ। जैसे मान लेते हैं आज हमने कंपनी स्टार्ट की 100 लोगों के साथ, ठीक है, अब कंपनी के जो एम्प्लॉयज है बढ़कर 500 हो गए। तो इसमें क्या 500 होने का मतलब है कि अब हमारी कंपनी बड़ी हो गई कुछ, है ना। तो जो पहले वर्कर्स 100 काम कर रहे थे क्या उनको भूल जाना चाहिए, नहीं। जो पहले से 100 वर्कर काम कर रहे थे उनके साथ में जो 400 लोग और आए हैं उन सब को 500 के 500 वर्कर के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे उनकी सैलरी इंक्रीमेंट करना है, मान लो कोई भी बोनस देना है, कोई भी अलग से रिवॉर्ड देना है, और जैसे मान लेते हैं उनको ट्रेनिंग देनी है। जैसे जो पहले से 100 वर्कर काम कर रहे हैं उनको और अच्छी पोस्ट पे पहुंचाना है, बड़ी पोस्ट पे उनको प्रमोशन करना है। तो प्रमोशन करने से क्या होगा, जो पहले के जो 100 लोग काम कर रहे थे उनके अंदर ये भावना आएगी कि हमने कंपनी के लिए इतना समय दिया है, तो कंपनी ने आज हमें प्रमोट कर दिया। एज ए वर्कर हमने ज्वाइन किया था, आज हम टीम लीडर हैं या सुपरवाइजर हैं या फिर मैनेजर हैं। इस टाइप की टीम भावना आती है उनके अंदर। और जो नए वर्कर आए हैं 400, वो देखेंगे कि ये जो वर्कर जिनकी वजह से कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज ये लोग किस लेवल पे पहुंच गए। अगर हम भी अच्छे से काम करेंगे तो हम भी इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो इस टाइप की जब पर्सनल डेवलपमेंट की जब भावना उनके अंदर होगी और जब ये बात वो समझेंगे कि कंपनी उनके लिए सब सोचती है, तो वो भी अपना तन मन धन लगा के कंपनी के साथ काम करेंगे। फिर इसके साथ साथ जब अच्छे से एम्प्लॉय काम करेंगे तो एम्प्लॉय ज़्यादा लंबे समय तक बिजनेस के साथ टिकेंगे। अब बिजनेस के साथ लंबे समय तक रहेंगे तो उससे क्या बेनिफिट है, जो भी गुड्स है, जो भी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, अब मान लेते कोई नया वर्कर आता है तो उसको सिखाने में समय लगता है, लेकिन जो पहले से वर्कर काम कर रहे हैं उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली अपने आप ही बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि उनको सिखाना तो है नहीं, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं 1 साल 2 साल से, उनके अंदर वो पहले से अनुभव आ चुका है, वो पहले से एक्सपीरियंस हो चुके हैं। और इससे क्या हो रहा है कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा कभी भी। अगर आपको सेम बिल्कुल इसके अपोजिट समझे तो अगर मान लो कंपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देगी तो क्या होगा, कभी भी कोई बेनिफिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टेलर के द्वारा दिए गए चारों प्रिंसिपल्स को हमने दोबारा से एक बार रिवाइज भी कर लिया है, ऐसे क्वेश्चन आंसर में हमने पढ़ भी लिया है बेटा। इसके बाद में हम देख लेते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द फ्यूल। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे क्योंकि इसके अंदर टोटल 4, 5, 6 टॉपिक है, तो ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करा दूँगा। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।